चलिए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति को हमने देखा था। ठीक है, 3 प्रकार के हमने गति के समीकरण की व्युत्पत्ति किया था, जिसको हमने सामान्य विधि से उत्पन्न किया था। ठीक है, यही तीनों समीकरण का एक प्रकार से और क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, मतलब उत्पत्ति करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कैलकुलस विधि कहेंगे। ठीक है, तो फिर से हम वही देखेंगे, क्या हो जाएगा, गति के समीकरणों की उत्पत्ति, समीकरणों की व्युत्पत्ति। इस बार क्या हो जाएगा, कैलकुलस विधि, जिसको क्या कहा जाता है, कलन विधि से। ठीक है, हम किसके द्वारा करेंगे, कलन विधि के द्वारा करेंगे। चलिए, पहला क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, b इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। देखो, थ्योरी लगभग सेम रहेगा। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण, एक समान त्वरण a से गति कर रही है, गति कर रही है। क्षण t पर, क्षण t पर उसका वेग v है, तब वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। आप लोग अपना माइक बंद रखना, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड चल रहा है ना। मैं जब पूछूंगा तब आपको अपना माइक ऑन रखना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डीवी बट्टे dt हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों लिखे हैं, मैंने आपको जब तात्क्षणिक त्वरण पढ़ाया था तो बताया था कि वेग का क्या करते हैं, जब समय के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। तो ये त्वरण का फॉर्मूला है। ठीक है, इस ऐसा क्यों लिखे हैं सर, आपको समझ में आना चाहिए। डीवी बट्टे dt क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये तात्क्षणिक त्वरण से आया है। ये कहाँ से आया है, तात्क्षणिक त्वरण से। यहाँ से देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू डी टी, और ये हो जाएगा dv। या इसको आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। आप क्या लगाएंगे, हम सीमाएं लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे लगाया जाता है सीमाएं, वो समझना। मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है, तथा t बराबर t पर वस्तु का वेग v है। अब ये जो हमने लिया है ना, यही क्या हो जाएंगी, इसकी सीमाएं हो जाएंगी। t बराबर 0 इसकी प्रारंभिक समय, और t बराबर t इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा या निचली सीमा, ऐसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार वस्तु का वेग प्रारंभ में u है, मतलब इसको हम निम्न सीमा बोलेंगे या निचली सीमा बोलेंगे। और t बराबर t पर वस्तु का वेग क्या है, v है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपरी सीमा बोलेंगे। अच्छा, सीमाएं किसका लिया जाता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे हमको इसका अवकलन करने की, सॉरी, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अगर इसको देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू है वो v के सापेक्ष समाकलन होगा। इधर देखोगे तो किसके सापेक्ष समाकलन होगा, t के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसी की सीमाएं लिया जाता है। जैसे इधर t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करने वाले हैं, तो t की सीमा लेंगे। और इधर हम v के सापेक्ष समाकलन करने वाले हैं, इसलिए किसकी सीमा लेंगे, v की सीमा लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन सीमाओं के अंतर्गत, देखो इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण एक में देखो, आपका जो, ये आपका निम्न सीमा, और ये आपका उच्च सीमा, और इधर हो जाएगा dv। उसी प्रकार से निम्न सीमा, और ये हो जाएगा आपका उच्च सीमा, और ये हो जाएगा a इंटू dt।
मैंने आप लोग को बताया था कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है और 1 का करते हैं तो क्या मिलता है जो डी के साथ रहता है डी के साथ वी है तो हमको क्या मिलेगा वी मिलेगा। यहाँ पे ए कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन किसका होगा केवल और केवल डी टी का। पुनः देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है और 1 का करोगे तो क्या मिलेगा टी मिलेगा। ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। एक बार क्या करते हैं निम्न सीमा रखते हैं एक बार उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसी प्रकार से इधर भी करोगे तो एक बार उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हो जाएगा v माइनस यू और ये हो जाएगा ए टी। यू को इधर भेज दीजिए तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो इस प्रकार से आपका पहला समीकरण आ जाएगा। ठीक है बस आपको ध्यान में रखना है जैसे वहां पे हम लिखते थे क्या लिखते थे टी बराबर 0 पर इसका वेग ये है टी बराबर टी पर इसका वेग ये है। तो टी बराबर जो 0 लिया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है निम्न सीमा कहलाएगी समय के लिए। और वस्तु का जो प्रारंभिक वेग लोगे वो क्या हो जाएगा वेग के लिए निम्न सीमा हो जाएगा। जिस प्रकार वस्तु टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका अंतिम वेग टी हो जाएगा। उसी प्रकार से वेग के लिए आपका हाँ वेग के लिए भी इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा इक्वेशन क्या होता है हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू लिखते हैं हम यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये लिखा जाता है। देखो फिर से आप वही लिखोगे कि मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण। अच्छा 2 मिनट
आ रहा है अब आवाज? हाँ, ठीक है। चलिए देखिए। हाँ, यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया, ये हमारा थ्योरी है कि एक समान त्वरण से वस्तु क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है। टी पर उसकी स्थिति हमने एक्स लिया है और वेग क्या लिया है, वी लिया है। तो यहाँ से वेग का सूत्र होता है, ये मैंने आपको बताया था, तात्क्षणिक वेग। ये कहाँ से आता है? तात्क्षणिक वेग से। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वस्तु का स्थिति के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो वो क्या मिलता है हमको, वेग मिलता है। यहाँ से तिर्यक गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा v इंटू dt। अब देखो, अब हमको किसकी किसकी सीमा की जरूरत पड़ेगा, x मतलब स्थिति की और t मतलब समय की। ठीक है, इसको रख देते हैं। अच्छा, हम यहाँ से क्या करेंगे, किंतु v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो आप वैल्यू भी रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी और इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। यहां से अंदर में गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस ए टी और इंटू में क्या हो जाएगा, dt। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सीमाएं लिखेंगे, तो मान लो t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग u है तथा समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, सीमाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इन सीमाओं के अंतर्गत, इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमको मिला था, इधर मिला था आपको dx, तो x की सीमा क्या हो जाएगा, x0 से x, और इधर क्या आया था आपके पास, क्या था, t की सीमा, तो 0 से t। यहाँ पे आपका ut प्लस at और यहाँ पे क्या था, dt था। ठीक है, अच्छा dt को हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया है ना, एक सेकंड रुकिए। हमारे पास क्या था इक्वेशन, इधर था हमारे पास u इंटू डी टी, 0 से t हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 0 से t ए टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 का समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, जो हमको d के साथ रहता है, तो ये हो जाएगा x0 से x। ये क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका होगा, केवल और केवल dt का। सेम यहाँ से a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, यहाँ पे t का हो जाएगा, क्योंकि t का आपको t के सापेक्ष में ही करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x0 से x। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा 0 से t, और इसका करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा t का स्क्वायर बट्टे में 2। कैसे आया, मैंने आपको सूत्र बताया था, कौन से सूत्र से आया है, चूंकि हम जानते हैं कि x के पावर में n होता है, तो ये क्या होता है, x के पावर में n+1, और यही कहा जाता है, तो n+1 नीचे में आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर में कितना है, एक है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वही 2 कहाँ आ गया, नीचे में आ गया। समझ में आया, बताइए, समझ में आया ना। अब ये ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यहाँ पर भी करोगे ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, और यहाँ पर भी कर दोगे ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो और ये हो जाएगा आपका u इंटू में t प्लस a और ये क्या हो जाएगा a और इधर हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर बट्टे में, तो ये वाला तो पूरा जीरो हो गया। अब ये होता है चूंकि x माइनस एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, s मतलब विस्थापन। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या है, आपका विस्थापन ही तो है। तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक मान सकते हैं सामने में और 1/2 को हमने सामने ऐसे लिख दिया और ये फिर आ जाएगा ए टी का स्क्वायर। x माइनस एक्स जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति और ये बराबर होता है किसके, विस्थापन के। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक लास्ट तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a s होता है। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। समय t पर उसका वेग v तथा स्थिति x है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने ये मान लिया, तब देखो हमने अभी क्या लिखा था, हमने लिखा था, क्या लिखा था, v बराबर हमने लिखा था dx बट्टे dt। याद रखना v बराबर हमने क्या लिखा था, dx बट्टे dt लिखा था। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, और a बराबर क्या लिखा था हमने, dv बट्टे dt लिखा था। ठीक है, इसी को अगर अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा देखना अरेंज कैसे कर रहे हैं हम। a बराबर हम लिख रहे हैं इसको dv बट्टे dx और इनको हम लिख रहे हैं dx बट्टे dt। ऐसा लिखने का कारण क्या है, ये देखो, अगर ये वाला dx और ये वाला dx कट जाएगा, फिर से वापस से dv बटे dt आ जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a बराबर लिख सकते हैं dv बट्टे dx और इंटू में v, चूंकि अभी v बराबर हमने लिखा था dx बट्टे क्या होता है, dt होता है। तो ये वाला वैल्यू क्या बन गया, ये वाला वैल्यू बन गया v। समझ में आया क्या ये, हमने बस थोड़ा सा अरेंज किया है। अब इसको तिर्यक गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर dx हो जाएगा और ये हो जाएगा v इंटू dv हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाएंगे हम सीमाएं, तो क्या हो जाएगा, मान लो t बराबर 0 पर किसकी सीमा लगेगा हमको, वेग और स्थिति की सीमा लगेगा। ठीक है, वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग u है तथा t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। ठीक है, अब हमको v की सीमा मिल गया और x की सीमा मिल गया, तो इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इधर हो जाएगा आपका
a इंटू डी एक्स है तो x की सीमा लगाओ, जो x0 से x, इधर आपके पास क्या होगा, v की सीमा लगाओगे तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल और केवल dx का। यहाँ से v का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर बट्टे में v, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर से कौन सा सूत्र लगेगा, चूंकि x के पावर में n इज इक्वल टू होता है n dx इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, x के पावर में n+1 और बटे में n+1। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 के पावर में 1 2 हो गया और वही 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 का जब करते हैं तो क्या मिलता है, जो d के साथ रहता है, x0 से x। एक बार क्या रखोगे आप, रखो एक बार ऊपरी सीमा माइनस, एक बार रखिए आप निचली सीमा। यहाँ से सेम इधर करोगे तो एक बार रखोगे आप ऊपरी सीमा, एक बार रखोगे आप निचली सीमा। तो देखो एलसीएम है तो एक बार लिखेंगे, दोनों के हर में क्या है, 2 है तो एक बार लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर यू का स्क्वायर बट्टे में 2, 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू का स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये 3 समीकरण होता है गति का। इसको जनरल विधि से भी हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और कलन विधि से भी। अब सवाल में आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपसे सवाल में बोल दिया गया है कि कलन विधि द्वारा उत्पत्ति कीजिए तो आपको कलन विधि ही यूज करना है। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, बस ऐसे बोल दिया गया है कि गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप चाहे तो सामान्य विधि भी लागू लागू कर सकते हो, या चाहो तो आप ये कलन विधि के द्वारा भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर कलन बोल दिया गया है तो आपको कलन विधि से ही करना है। वहां पे आपने सामान्य विधि से करोगे तो वहां पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई डाउट? नहीं है ना समस्या?